जय माता दी। आज बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबके सामने वीडियो बना रही हूँ। इस दौरान जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च की, उनमें से खास खास बातें आज मैं आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में शेयर करूंगी। आप चाहें तो एक कॉपी पेन अपने पास रखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहें। आज हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी पर। केपी यानी कि कृष्णामूर्ति पद्धति। महर्षि के एस कृष्णमूर्ति जी ने ज्योतिष को सटीक और सूक्ष्म प्रेडिक्शन के लिए यूज करने के लिए कृष्णामूर्ति पद्धति का निर्माण किया। उन्होंने प्राची ज्योतिष से कुछ डिफरेंट इसके अंदर ऐड किया, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। जिस तरह पराशरी ज्योतिष में ग्रह और राशियों के बारे में डिस्कशन होती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को बिल्कुल बराबर बराबर 12 भागों में बांटा जाए तो हर भाग 30 डिग्री का आता है, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है। उसके अलावा पराशरी में मैलिफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि गुरु, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये बेनिफिक प्लैनेट्स के अंदर आते हैं। और राहु, केतु और शनि जो है मैलिफिक प्लैनेट्स हैं। लेकिन केपी में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे प्लैनेट अपना रिजल्ट सोर्स के रूप में देता है और उसका रिजल्ट क्या होगा वो नक्षत्र बताता है, और फिर उसके बाद उसका उपनक्षत्र बताता है कि वो रिजल्ट जो हमें नक्षत्र दे रहा था वो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। तो यहाँ पे सारा प्रेडिक्शन इसी बेस पर होता है। केपी ज्योतिष में हम कस्प कुंडली का प्रयोग करते हैं। कस्प कुंडली क्या होती है कि जैसे आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टिल्टेड है। अब उस टिल्ट की वजह से जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस प्लेस से जब हम वहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिस तथा जिस स्थान पर बच्चे का जन्म होता है वहां के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेकर जब हम देखते हैं तो कुंडली का कोई भाव बड़ा हो जाता है और कोई भाव छोटा हो जाता है। तो इस तरह से जो अनइक्वल डिवीजन होती है भावों की, उसकी वजह से कस्प कुंडली, जिसे हम भाव चलित कुंडली भी कहते हैं, उसमें जो पार्टीशन है वो छोटी बड़ी हो जाती है। इस कारण सेम राशि दो भावों में भी आ सकती है। जैसे कि आप इस ब्लैक बोर्ड पे बनी इस कुंडली को देख रहे हो, इसमें मिथुन राशि और धनु राशि दो दो भावों में आई हुई है, और उसके साथ ही कर्क राशि और मकर राशि इनमें दिखाई नहीं दे रही है। उसका क्या कारण है? क्योंकि जो कर्क और मकर राशि है वो 22 डिग्री के आसपास की है, और जो मिथुन और धनु राशि है ये इनकी पार्टीशन जब करी तो इनकी 45-48 डिग्री तक आ गई। तो जब दो भाव सेम राशि की डिग्री से ही स्टार्ट हो रहे हैं, सेम डिग्री से, सेम राशि से, जब दो भाव सेम राशि से ही शुरू होते हैं तो दो भावों को एक ही राशि घेर लेती है, और जो कम डिग्री का भाव होता है उसको ओवरलैप कर लेती है। मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता, वो बीच में कहीं आ जाता है। तो जो कुंडली हमें दिखाई देती है उनमें से वो राशि गायब हो जाती है, वो हमें दिखती नहीं है। जो लोग प्राचीन ज्योतिष करते हैं उनके लिए ये थोड़ा अजीब लग सकता है। आप ग्रह को सोर्स मानकर चलो और नक्षत्र उसका रिजल्ट देने वाला है। इसको हम एक व्यवहारिक उदाहरण से समझेंगे। जैसे किसी फैक्ट्री का मालिक, उसको हम प्लेनेट की तरह देखें तो उसके हाथ में होता है कि वो हमें जॉब देगा या नहीं देगा। उसके बाद वहां का मैनेजर ये डिसाइड करता है कि हमें किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी, किस तरह की जॉब करेंगे हम। तो वो एक तरह से नक्षत्र की तरह होता है जो बताता है कि क्या रिजल्ट मिलना है। लेकिन सब लोग जो बताएगा कि रिजल्ट कैसा है उसको हम मान लेते हैं कि जैसे कोई वहां का सुपरवाइजर।
सुपरवाइजर डिसाइड करता है कि सैलरी किस टाइम देनी है या फिर प्रमोशन देनी है या नहीं देनी है। तो इसी तरह ही ये हमारी डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल था, आप समझ सकते हैं। और इसी तरह ही ग्रह, नक्षत्र और उसका उप नक्षत्र हमें डिसाइड करके देंगे कि हमारी लाइफ में क्या घटना होगी, क्या नहीं होगी। आपने देखा होगा कि कई लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने हमें बताया कि आपके तो ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आपके ग्रह बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन हमें फिर भी वैसे रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं। तो उसका कारण यही होता है कि नक्षत्र ने तो बोल दिया कि मैं बहुत अच्छे रिजल्ट दूंगा, लेकिन उसका सब लोड बोल रहा है कि रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए लाइफ में हर्डल्स, परेशानियां आ जाती हैं और जो रिजल्ट नक्षत्र देने वाला होता है वो रिजल्ट हमें मिल नहीं पाते हैं। हम आगे के वीडियोस में केपी के और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगर आप रेगुलर वीडियोस को देखते हैं तो आप एक दिन खुद से ही अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियोस भी आपको रेगुलर मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अपने कमेंट करके लिख भी सकते हैं कि आपके भावों के कसपल सबलोड कौन कौन से हैं, या जो दशा चल रही है वो कौन सा नक्षत्र और किस सबलोड की है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको देखना आ रहा है केपी ज्योतिष में किस तरह से प्रिडिक्शन की जाती है। आज हम बात करेंगे कि हम उप नक्षत्रों को किस बेस पर बांटते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, उसी तरह से ही एक नक्षत्र के भी हम अगर 9 पार्ट्स करते हैं तो वो होते हैं उप नक्षत्र। लेकिन ये 9 पार्ट्स जो होते हैं ना, ये इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं। उसका कारण ये है, हर प्लेनेट की दशा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। जैसे राहु की 18 साल की है, शुक्र की 20 साल की है, सूर्य की 6 साल की है। इस तरह से विष्णोत्तरी महादशा में किसी प्लेनेट को कम साल मिले हैं और किसी को ज्यादा मिले हैं। उसी के अनुसार जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो जो सबलोड होते हैं ना, वो छोटे और बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए 9 अनइक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। इसको एक हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि मान लो एक केक है और उसमें ये डिसाइड करेंगे कि जिसकी उम्र जितनी ज्यादा है उसको उतना बड़ा पीस मिलेगा और जितनी उम्र जिसकी कम है उसको कम बड़ा पीस मिलेगा। जैसे आप नीचे यहाँ ब्लैक बोर्ड पे सर्कल देख रहे हैं, इसमें कोई पार्ट ज्यादा बड़ा है, कोई छोटा है। वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि सब लोड इसी तरह से ही डिवाइड होंगे। मतलब एक नक्षत्र 9 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि नक्षत्र के रिजल्ट को चेंज कर सकते। जुड़वा बच्चों के केस में अगर हम लगाएं तो ये नियम बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन देता है, क्योंकि दो बच्चों के बीच में बहुत ही कम समय का ही डिफरेंस होता है। तो ऐसे में सब लोड बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं। मान लो पहला बच्चा पैदा जब हुआ तो सूर्य का सब लोड में हुआ, तो सूर्य के बाद एकदम से ही फिर चंद्रमा का सब लोड आ जाएगा, तो फिर वो भी एक छोटा सा पार्ट होगा। तो कई बार अगला बच्चा सूर्य के सब लोड में आ सकता है। तो इसलिए सब लोड चेंज होने से उनकी लाइफ की प्रिडिक्शन में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये नियम हम और किसी भी पद्धति में आसानी से नहीं लगा पाते जितनी आसानी से हम केपी ज्योतिष में लगा सकते। सभी विद्याएं अपने आप में संपूर्ण है। मैं लाल किताब भी प्रेडिक्ट करती हूँ और केपी ज्योतिष को हम लगाएंगे तो कई सवालों के जवाब हमें यहाँ से बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो ये एक नियम है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हम अगर नक्षत्र को डिवाइड करें तो कैसे सब लोड हमें रिजल्ट देगा। आज हम केपी ज्योतिष का एक और नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्रांतिकारी है उसके ऊपर बात करें। इसमें कुछ हाउसेस इंप्रूविंग होते हैं और कुछ नॉन इंप्रूविंग होते हैं। आप ये नोट डाउन कर लें कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस
6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस इम्प्रूविंग हाउस है। और बाकी के जो हाउसेज हैं यानी कि 4th, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, ये नॉन इम्प्रूविंग हाउसेज है। इम्प्रूविंग का मतलब यहाँ पे हम लेंगे अपने पैसे से, उन्नति से, कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी सक्सेस हासिल की है, वो सब जो चीजें हैं वो हमें इम्प्रूविंग हाउसेज देते हैं। जिनकी भी स्क्रिप्ट में नॉन इम्प्रूविंग हाउसेज ज्यादा होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। अब आप थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि मैंने कुछ हाउसेस को नॉन इम्प्रूविंग क्यों कह दिया, जबकि वो तो बहुत अच्छे घर हैं। तो हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों इम्प्रूविंग हाउसेस अच्छे हैं और नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम जरूर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्रूविंग हाउसेस। इम्प्रूविंग हाउसेस सबसे पहले आता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस यानी कि हम खुद, हमारी पर्सनैलिटी, और जो भी हम काम करते हैं वो हम खुद अपने एफर्ट्स लगा कर ही करते हैं, या जो भी फल मिलता है वो हमें खुद को मिलता है, हम खुद से करते हैं। तो इसलिए फर्स्ट हाउस तो हमेशा इम्प्रूविंग हाउसेज है, क्योंकि वो हर हाउस के साथ इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि जो भी सुख और दुख देखना है वो हमें सेल्फ को ही देखना होता है। सेकंड हाउस जैसे कि आप जानते हैं पैसे का है, और आज के टाइम में पैसे की तो वैल्यू सबको पता है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। ये भाव जो है हमारी वाणी का भी है, हमारी वाणी कैसा बोलेंगे हम, हमारे परिवार का भी है। तो ये हाउस भी इम्प्रूविंग है, क्योंकि पैसा तो हर किसी को चाहिए ही। उसके बाद आता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस एफर्ट का, हमारी मेहनत का, क्योंकि बिना एफर्ट लगाए, बिना मेहनत किए कोई पैसा नहीं कमा सकता। तो इसलिए थर्ड हाउस इम्प्रूविंग हाउसेस में आना बहुत जरूरी भी था और है भी, क्योंकि वहीं से ही हमें मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद आता है सिक्स्थ हाउस, जो हमारी जॉब का है, जो हमें फिक्स इनकम दिखाता है, जो हमें बीमारी के ऊपर काबू पाने की क्षमता भी देता है। तो सिक्स्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पैसा लेकर आने में हमारी मदद करता है। उसके बाद आता है टेंथ हाउस। इम्प्रूविंग हाउसेज में टेंथ हाउस हमें नेम, फेम, हमारा प्रोफेशन, हमें कैसा बॉस मिलेगा, हमें सरकार से कैसा फायदा मिलेगा, वो हमारा ईगो कैसे सेटिस्फाई होगा, वो सब चीजें हमें हमारे टेंथ हाउस से ही मिलती है। उसके बाद आता है इम्प्रूविंग हाउसेज में एक और हाउस, वो है 11th हाउस। 11th हाउस जो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और सोशल गैदरिंग, उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारी आय, यानी कि हमारी इनकम। तो इनकम का हाउस होने के नाते, विश फुलफिलमेंट का हाउस होने के नाते, ये इम्प्रूविंग हाउसेज में आता है। अब हम बात करेंगे नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस की। नॉन इम्प्रूविंग का मतलब है वो हमारी लाइफ में सक्सेस देने में कुछ योगदान नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं देंगे। जैसे हम फोर्थ हाउस को देखते हैं, तो फोर्थ हाउस आराम का, सुकून का। तो जब हम आराम में होते हैं, सुकून में होते हैं, तो क्या हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं? नहीं। इसलिए ये नॉन इम्प्रूविंग में आ रहा है। फिफ्थ हाउस हमारा एंटरटेनमेंट का, एंजॉयमेंट का, ठीक है। कोई भी गेम जो भी हम खेलते हैं उसके लिए भी हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। तो जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं तो क्या हमारे पास पैसा आ सकता है? हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग गेम खेलकर पैसा कमाते हैं, बट मोस्टली जब हम एंटरटेनमेंट करते हैं वहां पर पैसे की बात नहीं होती, बल्कि पैसा वहां पर खर्च होता है। तो इसलिए ये नॉन इम्प्रूविंग हाउस है। इसके बाद बात करेंगे सेवंथ हाउस। अब आप बोलेंगे कि सेवंथ हाउस तो शादी का है, हमारी डेली इनकम का है, पार्टनरशिप का है, तो फिर वो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं है? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पार्टनरशिप में हमारी जो इनकम है पार्टनर के साथ आधी हो जाती है, तो वो इम्प्रूविंग इसी वजह से नहीं होता है। उसके बाद एट्थ हाउस तो प्रॉब्लम का, पेन्स का, डिलेज का,
तो वो इम्प्रूविंग हाउसेज में नहीं आ सकता था, तो इसलिए उसको भी नॉन इम्प्रूविंग में डाला गया। 9th हाउस भी आप हैरान होंगे कि भाग्य का भाव है, हमें भाग्य से जो सुख मिलना है उसका भाव है। तो जहां से हमें सुख मिलेगा, क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं तो क्या भाग्य हमें साथ दे देगा? इस कर्म प्रधान दुनिया में हमें अपने एफर्ट से ही पैसा कमाना है, भाग्य के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए भाग्य के घर को भी हम नॉन इम्प्रूविंग में काउंट करेंगे। भले ही वो हमारे भाग्य को उन्नत बनाता है, हमें सुख देता है, लेकिन उस सुख से हम पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, धार्मिक यात्राएं करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम करेंगे तो पैसा तो नहीं आएगा। इसलिए 9th हाउस को आप नॉन इम्प्रूव में ही काउंट करेंगे। उसके बाद आता है 12th हाउस। 12th हाउस तो है ही खर्चे का, चाहे विदेश जाना हो, चाहे हॉस्पिटल में खर्चा करना हो, तो चाहे इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो पैसा हमारे पास से जाएगा। इसलिए वो भी नॉन इम्प्रूविंग हाउस में ही आएगा। तो अब मुझे लगता है कि ये एक केपी का जो मेन नियम था, मैंने बहुत अच्छी तरह से अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। आज हम केपी ज्योतिष के एक और नियम की बात करेंगे। केपी ज्योतिष में घटनाओं को घटने के लिए दो नियम बहुत जरूरी हैं, और वो है अपने से 12वां घर उस घर के फल को नष्ट कर देता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी लेंगे कि जैसे 4th हाउस सुख का घर है, लेकिन 4th से अगर हम काउंट करते हुए जाएंगे, 4th हाउस से काउंट उल्टा करेंगे, तो क्या होगा कि 4th हाउस से 12वां घर जो बनेगा वो तीसरा घर बनेगा। तीसरा घर मेहनत का, एफर्ट का, जो हमारे आराम को खराब कर देगा। ठीक है, इसी तरह 7th हाउस जो होता है हमारे पार्टनर का, यानी कि विवाह का घर होता है, हमारे स्पाउस का घर होता है। लेकिन 6th हाउस जो कि 7th हाउस से 12th होता है, वो हमारी शादी के फलों को नष्ट कर देता है। अलगाव हो सकता है, तलाक हो सकता है, या पार्टनर से किसी भी वजह से दूरी बन सकती है। तो 7th हाउस के फल खराब हो जाएंगे इस तरह से। ऐसे ही एक और नियम है कि अपने से तीसरा घर उस घर के फल को बढ़ा देता है। अब आप देखिए कि 1st हाउस हम खुद हैं, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो 3rd हाउस जो कि पहले घर से तीसरा घर है, वो हमारे काम को बढ़ा देता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, तो प्रोग्रेस करवाता है। वो हमें एक्टिव रखता है, यात्राओं में लेकर जाता है, क्योंकि हम घर से दूर जाते हैं। 4th से 12th है तो हम घर से दूर जाते हैं, लेकिन 1st हाउस से 3rd हाउस है तो 1st हाउस के फलों को बढ़ाता है, हमें एक्टिव रखता है। ठीक है ना, हम जोश में काम करते हैं। इसी तरह ही दूसरा घर अगर प्रॉपर्टी का है, तो दूसरे घर से तीसरा घर बनेगा 4th हाउस, तो वो भी अचल प्रॉपर्टी का है। मतलब दूसरा घर हमें धन देता है, लेकिन चौथा घर हमें अचल संपत्ति देता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 2nd हाउस से तीसरे घर ने हमारे पैसों को मल्टीप्लाई कर दिया, बड़े बड़े एसेट्स ले लिए हम लोगों ने। तो इस तरह से ये वाला नियम आपको याद रखना चाहिए कि अपने से 12वां घर उस घर के फलों को नष्ट करता है, और अपने से तीसरा घर उस घर के फलों को मल्टीप्लाई करता है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आपको प्रेडिक्शन में बहुत यूज आएगा। यूट्यूब पर वीडियो देखकर कई लोग जो प्रेडिक्शन नए नए करने शुरू करते हैं, वो सिर्फ जो भी क्वेश्चन आता है उस एक हाउस को देखते हैं और प्रेडिक्शन करने शुरू कर देते हैं। कोई क्वेश्चन लेके आता है कि शादी के बारे में बताओ, तो फटाफट से वो 7th हाउस देखने लगते हैं, उस भाव के मालिक को देखने लगते हैं, उस भाव के कारक को देखने लगते हैं और प्रेडिक्शन कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा दृष्टि और देख लेते हैं। लेकिन केपी ज्योतिष में इसको विस्तार से बताया गया है। कोई भी अकेला भाव जीवन के किसी खास घटना के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अगर हम शादी की बात करें, तो शादी के लिए मेन हाउस तो 7th हाउस ही रहेगा, लेकिन उसके साथ 2 सपोर्टिंग हाउस और जुड़ जाएंगे।
क्योंकि जब शादी होती है तो घर में एक और मेंबर ऐड होता है या कोई घर से जाता है, तो सेकंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो जाती है उसमें। और उसके बाद आता है 11th हाउस, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का। तो जब डिजायर होगी तभी शादी होगी। तो 2 और 11, ये दो भाव देखे बिना हम सिर्फ 7th भाव से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इसी तरह हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे आप जॉब के लिए देखें तो ग्रुप ऑफ हाउसेस मिलकर रिजल्ट देते हैं। तो जॉब का घर 6th हाउस है जो हमें जॉब देता है, लेकिन जॉब से हम पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, तो सेकंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो जाती है। और उसके साथ ही 10th हाउस भी इन्वॉल्व हो तो बहुत सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि 10th हाउस हमें पद प्रतिष्ठा और सम्मान देता है। तो जॉब अगर हम कर रहे हैं, वहां पर अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या हम जॉब करते रहेंगे? तो इसलिए जॉब को देखने के लिए भी सेकंड हाउस, 7th और 6th हाउस, सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, इन तीनों को देखना बहुत जरूरी है। इसी तरह ही हम संतान के लिए भी देखेंगे। संतान के लिए 5th हाउस है, तो और कौन से हाउसेस सपोर्टिंग हाउसेस बनेंगे? क्योंकि जब संतान होती है तो हमारे परिवार में एक और मेंबर ऐड होता है, तो परिवार की बात करेंगे तो सेकंड हाउस आएगा ही। और उसके बाद 11th हाउस, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, फिर से तो बच्चे के आने के बाद हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, घर में खुशियां आती हैं। तो इसलिए 2, 5 और 11th हाउस का देखना भी बहुत जरूरी होता है बच्चे के जन्म के लिए। इसी तरह जब भी आप केपी ज्योतिष में प्रिडिक्शन करें तो खाली एक हाउस से प्रिडिक्शन नहीं करें, उसके लिए साथ में सपोर्टिंग हाउसेस को जरूर देखें, क्योंकि कई बार सपोर्टिंग हाउस बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं जब भी वो एक्टिवेशन में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक और केपी का रूल, जिसमें हम सिग्निफिकेटर की बात करेंगे। एक ही भाव के कई सिग्निफिकेटर हो सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि सिग्निफिकेटर कैसे निकाले जाए, लेकिन आपसे आज हम बात करेंगे कस्पल सबलॉर्ड। कस्पल सबलॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नक्षत्र को 9 अनइक्वल पार्ट्स में बंटने के बाद उप नक्षत्र जो आते हैं उन्हीं को ही हम कस्पल सबलॉर्ड बोलते हैं। कस्प यानी कि कस्प चार्ट, जो कस्प कुंडली होती है उसमें जितने भी भाव 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों के अलग अलग कस्पल सबलॉर्ड होते हैं, जो हमें बहुत सूक्ष्म और सटीक प्रेडिक्शन करने में हमारी मदद करते हैं। वो एक तरह से उस घर के मालिक ही होते हैं, जिस तरह से सिग्निफिकेटर भी वर्चुअल रूप में उस घर के मालिक होते हैं, कस्पल सबलॉर्ड भी एक मालिक की तरह ही काम करते हैं और उस हाउस के पूरी तरह से फल देते हैं। कोई घटना घटेगी या नहीं घटेगी, उसका हम जो भी प्रिडिक्शन होगा वो हम कस्पल सबलॉर्ड से ही देखेंगे। अगर कस्पल सबलॉर्ड प्रॉमिस कर रहा है घटना होने का तो ही घटना होगी, अदरवाइज घटना ही नहीं होगी। अगर कस्पल सबलॉर्ड किसी नेगेटिव भाव को दिखाए तो हम साफ कह सकते हैं कि उस काम को होने में डिले होगा या वो होगा ही नहीं। तो वो पूरी कुंडली देखकर ही आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे देखें। लेकिन आज हम एक एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे, जैसे कि किसी भी कुंडली का अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड देखें तो 7th कस्पल सबलॉर्ड भी हमें अगर सपोर्टिंग हाउसेज या मेन हाउस जो कि शादी का ही घर है, जैसे कि 2, 7 और 11, अगर वो हमें शो कर रहा है तो 100% शादी का प्रॉमिस है। और चाहे कितना भी डिले हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसकी शादी होगी ही। इसके अलावा दशा, अंतरदशा, गोचर, ये सब भी प्रिडिक्शन में बहुत रोल प्ले करते हैं, जो कि मैं अपनी आगे की वीडियोस में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तभी आपको उन वीडियोस से लाभ उठा पाएंगे। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे वीडियो में जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी बताएं ताकि मैं अपने आगे वाले वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप
पहले वाले रूल्स को एक बार पढ़ लें ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ओम श्री मात्रे नमः।